नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की खबरों के बीच यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम योगी ने राज्य में कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए उनसे फसल की कटाई के समय किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि फसलों की बिक्री के लिए किसानों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। यही नहीं, सीएम योगी ने किसानों की फसल खरीदने के लिए भी इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं और ये भी निर्देश दिए हैं कि किसानों की फसल को उनके खेतों से ही खरीदने की कोशिश की जाए। यूपी के महुआ से एक खबर है, जहां डिप्टी एसपी अवध सिंह ने घर घर जाकर गरीबों को राशन दिया। डिप्टी एसपी ई रिक्शा खुद चलाकर गरीबों के घर तक पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने लोगों को राशन बांटा। लॉकडाउन के दौरान लोगों का घरों से कुछ राज्यों में सेवानिवृत्त अधिकारी और स्टाफ भी पुलिस की एनफोर्समेंट में मदद करने के लिए आगे आ रहा है। अन्य विभागों के अधिकारियों की भी पुलिस मदद लेकर एनफोर्समेंट कर रही है। एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स भी पुलिस की एनफोर्समेंट में सहयोग दे रहे हैं। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति नियंत्रण में है। जैसे मैंने कल बताया था, इस व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर फिर से स्पष्ट किया है कि मंत्रालय की गाइडलाइंस का लेटर और स्पिरिट में अनुपालन होना चाहिए। सभी ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स का इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट अलाउड है, चाहे वो कार्गो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल। कार्गो मूवमेंट के लिए अलग से कोई भी परमिट या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। खाली ट्रक्स और गुड कैरियर्स भी अलाउड है, क्योंकि ये गुड्स को पिकअप करने के लिए जाते हैं या गुड्स की डिलीवरी करने के बाद वापस आते हैं। ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति परमिटेड है। हमने पत्र में ये भी लिखा कि लोकल अथॉरिटीज़ को ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की सक्रियता के साथ उनके घरों से ट्रक की लोकेशन तक जाने में सहयोग देना चाहिए। लॉकडाउन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो औद्योगिक और व्यावसायिक एक्टिविटीज़ की अनुमति है, उनके वर्कर्स की सरल आवाजाही में भी लोकल अथॉरिटीज़ को सहयोग देना चाहिए। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और कस्टम्स के अधिकारियों को उनके स्टाफ और कंट्रैक्चुअल लेबर को पास देने के लिए अधिकृत किया गया है। ये सब भी सुनिश्चित करना चाहिए। स्टेट्स और यूटीज़ को त्वरित गति से उन कंपनीज और संगठनों के वर्कर्स के लिए पास इशू करना चाहिए जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेट्स और यूटीज़ के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं, उनको कोई समस्या ना आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एसेंशियल आइटम्स में कार्य कर रहे हैं, जैसे आटा, दाल और एडिबल ऑयल, उनके कार्यों में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस को भी बाधा रहित तरीके से ऑपरेट करने देना चाहिए, चाहे वे एसेंशियल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस हो, चाहे अन्य गुड्स के लिए। ये निर्देश हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर लागू हैं और इन सब एक्टिविटीज़ को करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए। सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और फील्ड एजेंसीज तक इन गाइडलाइंस की जानकारी पहुंचाए, जिससे कि लोक हित में ये सब परमिटेड एक्टिविटीज़ बाधा रहित और सुचारू रूप से चलती रहे। इन सब मेजर्स से हम इंश्योर कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल कमोडिटीज़ और सर्विसेज में कोई भी कमी ना आए। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल तक हमने 2,06,212 टेस्ट किए हैं। उनमें से 14,855 पिछले दिन जो हुए थे वो 156 लैब से हुए हैं और जो
69 जो प्राइवेट सेक्टर में के लैब है उनमें से 1913 टेस्ट हुए हैं। हमने 14 मेंटोर इंस्टीट्यूट्स करके उनको खड़े किया है कि जो यानी सब लोगों का कहना है कि अलग अलग जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी होए तो वो रीजनल उनको स्टेट एलोकेशन किया है और वो लोग अपने अपने इलाके में वो देखेंगे और कहीं नई लैब खोलना है क्या, कहीं वो फिजिबल है क्या, उनके पास सारे इक्विपमेंट है क्या और वो ट्रेन कर सकते हैं क्या। आज भी हमको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस ढंग से हम टेस्ट कर रहे हैं अभी जितना स्टॉक है उसमें हम 6 हफ्ता टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। Representative of Health, please. कोविड-19 के संबंधित इशू पर रिसर्च को रिव्यू करने के लिए माननीय हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर साहब ने CSIR की लैब, DG CSIR और उनकी 38 लैब के साथ कल एक डिटेल रिव्यू लिया था, जिसके तहत CSIR में एक कोर स्ट्रैटेजी ग्रुप बनाया गया है और उस स्ट्रैटेजी ग्रुप के तहत मुख्यतः डिजिटल और मॉलिक्यूलर सर्वेलेंस, रैपिड एंड इकोनॉमिकल डायग्नोस्टिक्स, न्यू ड्रग्स, रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स एंड एसोसिएटेड प्रोडक्शन प्रोसेसेस पर काम किया जा रहा है। CSIR की ये लैब्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मंत्रालयों के साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन में कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 27 राज्यों में 78,000 के करीब हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनके द्वारा अब तक 1.96 करोड़ मास्क का प्रोडक्शन किया जा चुका है। साथ ही नेशनल कैडेट कोर द्वारा एक्सरसाइज NCC योगदान के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की जा रही है। कोविड-19 के खिलाफ की इस लड़ाई में अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने वॉलंटियर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी है जहान भी है और उनकी यह कॉल इज ऑल्सो बैक्ड बाय एक्शन। 10 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के प्रभाव से संबंधित बचाने के लिए सपोर्ट के लिए 28,256 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान की गई है। दिस इंक्लूड्स सपोर्ट टू 19.86 करोड़ जनधन योजना विमेन अकाउंट होल्डर्स जिनको कि 9,930 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही PM किसान योजना के तहत 6.93 करोड़ फार्मर्स को करीब 13,855 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसी तरीके से सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 2.82 करोड़ विडोज, सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे दिव्यांग हैं उनको करीब 1,405 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए गए हैं। 2.16 करोड़ जो हमारे बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर्स हैं उनको भी करीब 3,066 करोड़ रुपीस की राशि के द्वारा हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। मैं यही आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि वाइल नेशन इज एट लॉकडाउन, हम ये चाहते हैं कि लाइफ ना रुके और इसीलिए एफर्ट्स हैं कि वाइल लाइव्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड, उसी के साथ साथ लाइवलीहुड्स के ऊपर भी काम हो। अब तक अगर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ लाना चाहूँगा कि अब तक अराउंड 857 लोग रिकवर हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक ही दिन के अंदर 141 लोग जो रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ पर। अगर पॉजिटिव केसेस और रिपोर्टेड डेथ्स की स्थिति अगर हम देखें तो टोटल 9,152 पॉजिटिव केसेस आए हैं, टोटल 308 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और एक दिन के तहत देखें तो 796 पॉजिटिव केसेस एडिशनल आए हैं और इसके साथ ही टोटल 35 एडिशनल डेथ देश में रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट फील्ड स्थाई पर जो हमारा जिला एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट दिखने भी लगे हैं। आज अगर हम देखें तो 15 राज्यों में 25 जिलों में उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहाँ पर इससे पहले की पॉजिटिव केसेस आए थे, तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। मैं इन जिलों के नाम आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा जिसमें है गोंदिया इन महाराष्ट्र, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुरू और उडुपी कर्नाटका में, साउथ गोवा इन गोवा,
वायनाड और कोट्टयम इन केरला, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर, आइजवाल वेस्ट इन मिजोरम, माहे इन पुडुचेरी, एसबीएस नगर इन पंजाब, पटना, नालंदा और मुंगेर बिहार में, प्रतापगढ़ इन राजस्थान, पानीपत, रोहतक, सिरसा इन हरियाणा, पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड, भद्राद्री कोत्तागुड़म इन तेलंगाना। इसमें मुख्यतः बात यह है कि इन जिलों में जब पॉजिटिव केस आया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज के तहत काम किया और जिसके रिजल्ट फलस्वरूप हमें कुछ दिखने भी लगे हैं। लेकिन आज फिर भी यह जरूरत है कि हम अपनी विजिलेंस कंटिन्यूड उसी विगर, उसी एनर्जी के साथ बनाए रखें। हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में भी इन जिलों में कोई नया केस ना आए। हम हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। टाइमली रेस्पॉन्स के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। हम टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइव केस ट्रैकिंग, केस मैनेजमेंट और कंटेनमेंट प्लान की इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। GIS मैपिंग के द्वारा पॉजिटिव कंफर्म केसेस, एक्टिव इंटरवेंशन एरियाज आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीट मैप्स और प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस के द्वारा फ्यूचर में किस एरिया में हमें काम करना है उसका प्रयोग किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स हैं जिनके द्वारा रैपिड रेस्पॉन्स टीम और एम्बुलेंस और क्वारंटाइन मैनेजमेंट को मैनेज किया जा रहा है। कुछ जिलों ने रिमोट डिजिटल मेडिकल कंसल्टेशन भी शुरू किया है जिससे कि लोकल मेडिकल स्टोर्स भी कनेक्टेड हैं। सरकार ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के रिस्क असेसमेंट के लिए नागरिकों के लिए एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का भी लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन 11 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। इसके अब तक 3.45 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसके द्वारा एक कॉमन सिटीजन अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ना ही वो अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, इसके साथ ही अगर इस एप्लीकेशन को सभी लोगों ने डाउनलोड किया हो तो उनको अगर वो किसी पॉजिटिव या उस टाइप के आदमी के पास जाएंगे तो उनको एक रिक्वायर्ड अलर्ट भी मिलेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यह एप्लीकेशन जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई गई है, इसको कृपया करके सब लोग डाउनलोड करें और इसका फ़ायदा उठाएं। हम NSS, NCC, रेड क्रॉस, एक्स आर्मी पर्सन, रिटायर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स और मुख्यतः विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फील्ड लेवल पर हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन सब की वॉलंटियरिंग हेल्प को ले रहे हैं। हम उन सबको सैल्यूट करना चाहते हैं क्योंकि सब हमारे साथ खड़े होकर इस लड़ाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके तहत कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कॉमन सिटीजन को रिक्वायर्ड हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बेंगलुरु का वॉर रूम आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि स्टेट को कोविड मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट दे रहा है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी माने जाने वाला शहर बेंगलुरु, जहां IT एक्सपर्ट्स कंप्यूटर और इंटरनेट प्रणालियों को प्रभावित करने वाले वायरसों का समाधान ढूंढने में कभी चूकते नहीं। कुछ ऐसे ही उन्होंने कोरोना वायरस के विरुद्ध भी अभियान छेड़ दिया है। भारत में कोरोना से मौत का पहला मामला जब कर्नाटक से आया तो सरकार तुरंत हरकत में आ गई। ये है बेंगलुरु में बनाया गया 24 घंटे काम करने वाला वॉर रूम। यहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, रिसर्च स्कॉलर्स, साइकोलॉजिस्ट, नागरिक, शिक्षाविद, रेड क्रॉस कर्मी सभी कोरोना योद्धा की भूमिका में हैं। विभिन्न क्षेत्रों के 22,000 से अधिक लोग खुद को कोरोना योद्धा के तौर पर पंजीकृत करा चुके हैं। यहां हर आने वाली कॉल का जवाब दिया जाता है। कॉलर को उचित और आवश्यक जानकारियां मुहैया कराई जाती हैं। This is a perfect way that all the startups and the government and academia has come together. It gives you real-time information of the positive cases, suspected cases, and an entire graph at the taluka level and the district level. हंगर हेल्पलाइन नंबर 155214 भी इस वॉर रूम से संचालित किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा संचालित ये हेल्पलाइन नंबर प्रवासी मजदूरों और बेघरों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। जहां जरूरतमंदों को सिर्फ 155214 पर कॉल करना होता है। वॉर रूम में विशाल इलेक्ट्रॉनिक वॉल है जिस पर हर आने वाले फोन कॉल का स्थान और उन तक पहुंचने वाले वॉलंटियर्स की जानकारी होती है। ई वॉल पर लाल निशान शहर भर से आने वाले कॉल्स को दर्शाता है।
लॉकडाउन शुरू होने के बाद से 10 लाख से अधिक लोगों को भोजन दिया जा चुका है। इसके अलावा वॉर रूम फेक न्यूज के भांडाफोड़ में भी अहम योगदान दे रहा है। This is the nerve center, what we call it as CM's war room on COVID-19. This is where we are fighting various battles. The first battle that we fight, what you are seeing on the big screens, is the fight against hunger. Now the vision of Honorable Prime Minister and Chief Minister is to ensure that nobody goes hungry in our state and country. बेंगलुरु महानगर पालिका के परिसर में भी इस नियंत्रण कक्ष की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जहां कोरोना योद्धा और अधिकारी 24 घंटे प्रारंभिक स्तर पर कोरोना को परास्त करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। हीट मैप हॉटस्पॉट को चिन्हित करने और इनको खतरे के आधार पर वर्गीकृत करने का सबसे उन्नत तरीका है। रेड स्पॉट यानी 14 दिन का आइसोलेशन, ब्लू स्पॉट का अर्थ है 14 से 28 दिन का आइसोलेशन, ग्रीन स्पॉट मतलब 28 दिन का आइसोलेशन पूरा हो चुका है। मानचित्र पर जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर जोन बनाए गए हैं। अगर मामले बढ़ जाते हैं तो ये खुद ब खुद मानचित्र पर लाल रंग में बदल जाते हैं। इसी को हीट मैप कहते हैं। We have set up a war room where all the statistics from the state is collected, compiled and analyzed. So you can get any statistics connected to corona, not only for Karnataka, but also we collect statistics for comparison purposes from other states. क्वारंटाइन ऐप जिसमें जीपीएस टैग होता है, उसे क्वारंटाइन किए गए मरीजों को डाउनलोड करना पड़ता है। रोगी को हर दिन एक सेल्फी कंट्रोल रूम भेजनी होती है ताकि उनकी निगरानी अच्छी तरह से की जा सके। कोरोना वॉच एक अन्य ऐप है जो पहले से पाए गए पॉजिटिव मामलों को ट्रैक करता है। कोरोना ट्रेसिंग ऐप नागरिकों के लिए सार्वजनिक डोमेन में पॉजिटिव रोगियों के डेटा को डालकर ये जानकारी देता है कि वो कभी किसी पॉजिटिव रोगी के संपर्क में आया था। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग अब एक फोन ऐप का उपयोग करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दे रहा है। इस बहुआयामी उन्नत तकनीक के उपयोग का परिणाम है कि कर्नाटक इस घातक बीमारी की बड़े पैमाने पर रोकथाम करने में सफल होता दिखाई दे रहा है। मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में भारत की सूचना पर मैं फिर आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि भारत में हमने हमेशा एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के तहत काम किया है। इंस्टेड ऑफ कि वायरस इज चेजिंग अस एंड वी रिएक्टिंग टू इट, हमारा फोकस हमेशा से सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और केस मैनेजमेंट के माध्यम से वायरस को एक्टिवली चेज करने का रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बिहेवियरल चेंज और सोशल डिस्टेंसिंग को एक अपनी लाइफ में समाहित करें और हम सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट बनाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है, बट आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इंडिया हैज़ टू वर्क हार्ड एंड इमर्ज सक्सेसफुल आउट ऑफ इट। धन्यवाद। धन्यवाद। एक इनपुट मैं शेयर करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बारे में है। रेलवेज हैज़ लोडेड एंड कैरिड more than 1.9 lakh wagons of coal and more than 13,000 wagons of petroleum products. Generally, one wagon contains 58 to 60 ton of consignment, and this carriage was during the last 11 days. Now we take a question from Pranoy, ABP. मेरा सवाल आईसीएमआर से है। पहला तो वो लेके चाइना से जो कंसाइनमेंट आया था, क्या वो चाइना ने यूएस डाइवर्ट किया है, और अगर है तो हमने क्या चाइना के साथ टेकअप किया है जो मैन्युफैक्चरर जिनसे टेस्टिंग किट्स आनी थी। पहला कंसाइनमेंट कब तक आने की उम्मीद है जो भारत ने पहला ऑर्डर दिया था उसके लिए, और दूसरा